अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू द ब्रेन फ्रेम। आज हम एक ऐसे इशू पे बात करने वाले हैं जो पाकिस्तान की सियासत में बार बार उभरता है मगर कभी हल नहीं होता। नए सूबों का मसला। शुड पाकिस्तान बी डिवाइडेड इनटू मोर प्रोविंसेस? क्या ये मुल्क को मजबूत करेगा या और ज़्यादा तकसीम कर देगा? ये सवाल इसलिए भी ज़्यादा अहम हो गया है क्योंकि हर इलेक्शन के वक्त हर सियासी जलसे में आपको आवाज़ें सुनाई देती हैं। साउथ पंजाब बनेगा, हज़ारा बनेगा, कराची को अलग सूबा चाहिए और कभी-कभी गिलगिट बल्तिस्तान के स्टेटस पर भी गर्म बहस होती है। मगर असल सवाल ये है कि नए सूबे बनाने का मतलब सिर्फ नई निशानियां और नई असेंबलियां हैं या ये अवाम की हकूक और हुकूमत के बेहतरीन निज़ाम का जरिया बन सकता है। आज हम इस पॉडकास्ट में इस बहस का पूरा सफ़र तय करेंगे। हम तारीख में झांकेंगे, सियासत की गर्दन घुमाकर देखेंगे, कौमियत और मजहब के रंग समझेंगे और आखिर में ये भी सोचेंगे कि अगर कल सुबह पाकिस्तान के नक्शे पर नए सूबे उभर आए तो मुल्क का मुस्तकबिल कैसा होगा। और हाँ, आज की गुफ्तगू में मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ हैं डॉक्टर सैयद नूर शाह। डॉक्टर सिड, वेलकम टू द ब्रेन फ्रेम पॉडकास्ट। आज हम आपसे डिटेल्स में इस उभरते हुए नए प्रोविंसेस के मसले के बारे में जानेंगे। पार्ट 1, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट। तो सबसे पहले चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। जब पाकिस्तान बना था तब मुल्क के नक्शे पर कितने सूबे थे और उनका क्या रोल था? अगर हम 1947 को देखें तो उस वक्त पाकिस्तान दो हिस्सों में तकसीम था, वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान। वेस्ट पाकिस्तान में 4 बड़े हिस्से थे, पंजाब, सिंध, NWFP जिसको आज हम खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं, और बलूचिस्तान जो उस वक्त फॉर्मली एक सूबा भी नहीं था बल्कि प्रिंसली स्टेट्स और ब्रिटिश बलूचिस्तान का मिक्सचर था। और फिर ईस्ट पाकिस्तान था जहां आवाम की आबादी ज़्यादा थी मगर इख्तियार कम था। और यहाँ एक बड़ा सबक है, ईस्ट पाकिस्तान को इग्नोर किया गया। उनकी ज़बान, उनकी हकूक, उनकी सियासत सबको अंडर एस्टिमेट किया गया। हम सब जानते हैं कि इसका अंजाम 1971 में क्या हुआ। एक मुल्क दो टुकड़े हो गया। ये जो रिप्रेजेंटेशन का मसला था वो असल में एक फेल्ड फेडरेशन की मिसाल है। जी हाँ, और इस मामले में एक और चीज़ समझना ज़रूरी है कि 1947 के बाद पाकिस्तान में फेडरल स्ट्रक्चर का मतलब ही ये था कि प्रोविंसेस को कुछ ऑटोनॉमी मिले। मगर 1955 में एक बहुत कंट्रोवर्शियल एक्सपेरिमेंट हुआ, वन यूनिट स्कीम। इस स्कीम के ज़रिए वेस्ट पाकिस्तान के तमाम सूबों को एक ही एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बना दिया गया ताकि ईस्ट और वेस्ट की आबादी का फ़र्क कवर किया जा सके। मतलब पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और NWFP को मिलाकर एक ही वेस्ट पाकिस्तान बना दिया गया। लेकिन इस स्कीम का नतीजा क्या हुआ? यही कि चारों सूबों की अपनी पहचान दब गई। सिंधी कहने लगे कि हमारे कल्चर को कुचल दिया गया, पश्तून कहने लगे कि हमारी आवाज़ खामोश कर दी गई, और बलोच तो पहले ही डिप्रिवेशन का शिकार थे। रिजल्ट, हर तरफ से रेजिस्टेंस, और सिर्फ एक डेकेड बाद वन यूनिट स्कीम कोलैप्स कर गई। तो अगर आप देखें, पाकिस्तान की तारीख शुरू से ही एक बैलेंस की तलाश है। एक तरफ यूनिटी और दूसरी तरफ प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। और इसी टेंशन के बीच ये सवाल उभरता है कि नए सूबे बनाने चाहिए या नहीं। ये डिमांड भी नई नहीं है। हज़ारा वाले कहते आए हैं कि हमें अपना सूबा चाहिए, सराइकी बेल्ट वाले कहते हैं कि लाहौर ने हमारा हक खा लिया है, और कराची में MQM ने हमेशा कहा है कि सिंध में अर्बन और रूरल डिवीजन बहुत ज़्यादा है और कराची अपना सूबा डिजर्व करता है। यहाँ एक और पॉइंट ऐड करना ज़रूरी है। अगर आप इंडिया को देखें तो वहाँ पे 1950s और 60s में लिंग्विस्टिक स्टेट्स बनाए गए। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब सब ज़बानों के बेसिस पे अलग हुए। लेकिन इंडिया में ये कंट्रोल प्रोसेस था और इसी की वजह से उनका फेडरेशन स्टेबल रहा। पाकिस्तान ने ये रूट नहीं लिया। हमने लिंग्विस्टिक या एथनिक प्रोविंसेस बनाने से हमेशा गुरेज किया, शायद ईस्ट पाकिस्तान के तजुर्बे की वजह से। बहुत गहरी बात है। मतलब हमारी हिस्ट्री में नए सूबों का मसला कभी फॉर्मली सॉल्व नहीं हुआ। हमने एक एक्सपेरिमेंट किया, वन यूनिट, जो फेल हुआ, और बाकी वक्त सिर्फ डिमांड्स और स्लोगन्स रहे। लेकिन सवाल यह है कि क्या इस वक्त के डिमांड सिर्फ हिस्ट्री का एक एक्सटेंशन है या कुछ नया हो रहा है जो इस डिबेट को ज़्यादा अर्जेंट बनाता है? देखिए, अर्जेंट तो है। आज अगर आप मुल्तान या बहावलपुर जाके लोगों से बात करें, वो कहते हैं कि हमें अपना सूबा चाहिए। लाहौर ने सिर्फ अपने लिए डेवलपमेंट किया। हज़ारा में लोग कहते हैं कि हमें अपनी पहचान और अपनी इज्जत चाहिए। कराची के लोग कहते हैं कि हम टैक्स देते हैं लेकिन हमारे शहर की हालत देखें। तो इस वक्त डिबेट सिर्फ आइडेंटिटी की नहीं है, ये गवर्नेंस और रिसोर्सेज की डिबेट बन चुकी है। बिल्कुल, और इसीलिए आज जब हम नए सूबों की बात करते हैं
तो ये सिर्फ एक थियोरेटिकल डिबेट नहीं है, ये अवाम की रोजी रोटी है, उनका हक है और उनका मुस्तकबिल का मसला है। चलिए अब अगला कदम लेते हैं। हिस्ट्री समझने के बाद अब ये देखते हैं कि सियासत का किरदार क्या है, क्योंकि असल में कोई भी नया सूबा बनेगा या नहीं, इसका फैसला सियासत करती है। देखिए, नए सूबे बनाने का मतलब सिर्फ नक्शे पर एक नई लाइन खींचना नहीं। इसका मतलब है नई असेंबलीज, नए गवर्नर्स, नई कोर्ट्स, नई पुलिस फोर्सेस, नई यूनिवर्सिटीज और नई सेक्रेटेरिएट्स। सवाल ये है, क्या पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी जो ऑलरेडी फ्रैजाइल है, ये बर्डन उठाएगी? मैं खुद ब्यूरोक्रेसी में रहा हूँ। आपको ऑनेस्टली बताऊं, हम ऑलरेडी ओवरस्ट्रेस्ड हैं। पुलिस की कैपेसिटी कम है, रेवेन्यू बोर्ड्स आउटडेटेड हैं और जुडिशरी का बैकलॉग लाखों केसेस का है। अगर आप नए सूबे बनाते हैं तो ये सारी चीज़ें डुप्लीकेट करनी होंगी, मतलब नए हाई कोर्ट्स, नए पुलिस आईजी ऑफिसेज, नए एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप्स। क्या हमारे पास ट्रेंड लोग हैं सबके लिए? क्या हमारे पास पैसा है इनको चलाने के लिए? ये बहुत बड़ा सवाल है। मगर दुनिया के और मुल्कों का एक्सपीरियंस कैसा रहा है? क्या ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जहां नए प्रोविंसेस बनकर गवर्नेंस इम्प्रूव हुआ हो? जी, इंडिया का केस सबसे रेलेवेंट है। वहाँ 1956 के बाद स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के जरिए उन्होंने लिंग्विस्टिक बेसिस पर नई स्टेट्स बनाए और हर कुछ सालों बाद नई स्टेट्स बनते रहे। फॉर एग्जाम्पल, तेलंगाना 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग हुआ। इनिशियली रेजिस्टेंस थी, मगर अब गवर्नेंस वहाँ बेटर हो रही है क्योंकि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ज़्यादा रिस्पॉन्सिव है। नाइजीरिया और इथियोपिया का केस ऑपोजिट है। इथियोपिया ने एथनिक फेडरलिज्म बनाया, जहां हर प्रोविंस एक एथनिक ग्रुप का था। इसका नतीजा सिविल वॉर और इंस्टेबिलिटी निकला। नाइजीरिया में प्रोविंसेस इतने ज्यादा बनाए गए कि हर एक एलीट क्लास सिर्फ अपना हिस्सा चाहती थी, मतलब रिसोर्सेज का लूटमार और वीक गवर्नेंस। तो बेसिकली आउटकम डिपेंड करता है कि आप नए सूबों को किस तरह मैनेज करते हैं। अगर आप स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस बनाएंगे, ट्रेंड लोग तैयार करेंगे और करप्शन चेक करेंगे तो नए सूबे फायदा देंगे। लेकिन अगर सिर्फ पॉलिटिकल स्लोगन्स पर नए सूबे बनाए गए तो वो सिर्फ नए सीएम हाउसेज और गवर्नर हाउसेज बनाएंगे, अवाम की जिंदगी पर फर्क नहीं पड़ेगा। और असल मसला यही है, अवाम अपनी जिंदगी में फर्क चाहते हैं। उनको इज्जत भी चाहिए, जॉब्स भी चाहिए और गवर्नेंस भी चाहिए। तो ये हमें ले आता है अगले हिस्से में, यानी कि अगर नए सूबे बनते हैं या नहीं बनते हैं तो फ्यूचर सिनेरियोज क्या हो सकते हैं।